हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पर संविधान के भाग 2, भारतीय संविधान के भाग 2, संविधान भाग 2 के बारे में। ठीक है, संविधान का जो भाग 2 है वो अनुच्छेद 5 से लेकर के और 11 तक, संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसकी चर्चा देखने को मिलता है, जिसमें नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। इसमें यह कहा गया है कि किस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा, किस व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो तो उसको क्या क्या अधिकार दिया गया है, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो तो उसे क्या क्या अधिकार नहीं दिया गया है और क्या अधिकार दिया गया है। इसमें यह भी चर्चा देखने को मिलता है कि भारत के कोई भी अगर विदेशी व्यक्ति भारत का नागरिकता प्राप्त करता है तो वो किस तरह से भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का नागरिकता अगर छीना जाता है तो वो किस तरह से नागरिकता छीना जा सकता है। इसके कई टॉपिक यहाँ पे हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आता है कि आखिर नागरिकता होता क्या है। नागरिकता होता क्या है? नागरिकता आखिर कहते किसको है? देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर किसी देश का नागरिक माना जाता है तो उसको एक बात ध्यान रखना होगा कि वो व्यक्ति को उस देश के संविधान के प्रति निष्ठा रखना होगा तथा उसके कानून व्यवस्था को मानना होता है। बदले में राष्ट्र उसका संरक्षण करती है, उस व्यक्ति का संरक्षण करती है। ठीक है, ऐसी किताबी भाषा के लिए तो कई तरह से इसका परिभाषा दिया जाता है। जो आखिर नागरिकता कहते किसको है? देखिए, किसी व्यक्ति को वह स्थिति होती है उसे नागरिकता के रूप में समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं। किसी भी व्यक्ति को उस देश के समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं, उसे उस देश का नागरिक माना जाता है। और विदेशी व्यक्ति को समस्त अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जैसे विदेशी व्यक्ति को क्या है, भारत में वोट डालने का अधिकार नहीं है, लेकिन हम और आप जिसका भी एज 18+ है वो भारतीय संविधान में उसका प्रावधान है कि वो वोट डाल सकता है। ठीक है, तो ये भी एक नागरिकता का परिभाषा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले नागरिकता शब्द का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो अरस्तु द्वारा। सबसे पहले अरस्तु द्वारा नागरिकता को वर्णन किया गया था या परिभाषित किया गया था। सबसे पहले नागरिकता को परिभाषित किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। ठीक है, लेकिन भारत के कुछ ऐसे पोस्ट है जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, जितने भी संवैधानिक पद होते हैं उस पर केवल भारत के नागरिक ही उस पद पर बैठ सकता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति केवल भारत का नागरिक ही होता है, लेकिन अगर कोई विदेशी नागरिक भारत का नागरिकता लेता है तो वो भी भारत के उच्च पद यानी संवैधानिक पद पर बैठ सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर कोई विदेशी व्यक्ति वहां का नागरिकता प्राप्त करता है तो वो मैक्सिमम उसका जो सीनेटर होता है यानी भारत के राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसके कैटेगरी का वहां का उच्च सदन होता है सीनेटर, उसके पद तक ही जा सकता है। लेकिन भारत में वो राष्ट्रपति भी बन सकता है। ठीक है, तो आप लिखिएगा पहला टॉपिक कि केवल भारत के नागरिक किन किन पदों पर बैठ सकता है। केवल भारत के नागरिक किन किन पदों पर बैठ सकता है। ठीक है, तो यानी इसमें लिखिएगा जितने भी संवैधानिक पद होते हैं, जितने भी संवैधानिक पद होते हैं
उस पर केवल भारत का नागरिक ही बैठ सकता है, यानी सकता है या चुना जा सकता है। ठीक है, यानी भारत के जितने भी संवैधानिक पद हो, जिस पद के बारे में संविधान में चर्चा हो, उस पर केवल भारत का नागरिक ही बैठ सकता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिखिएगा कुछ एग्जाम्पल, ऐसे पूरे पोस्ट का नाम लिखाना यहाँ पे संभव नहीं है, कुछ एग्जाम्पल लिखिएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, एमपी, एमएलए इत्यादि। ठीक है, तो अब देखिएगा राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पर पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। जब राष्ट्रपति का हम टॉपिक पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के बारे में अलग पढ़ना है, हाई कोर्ट के जज की क्या कैसे नियुक्ति होता है नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में महान्यायवादी के बारे में अलग पढ़ना है, जिसको संविधान, इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 76 में देखने को मिलता है, महाधिवक्ता का 165 में देखने को मिलता है, एमपी, एमएलए इत्यादि सबके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी भारत के नागरिक ही केवल इन पदों पर जा सकता है, जितने भी संवैधानिक पद होते हैं उस पर केवल भारत का नागरिक ही जा सकता है, अन्यथा कोई व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति को इस पर चुना नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो कोई विदेशी व्यक्ति भारत का नागरिकता संवैधानिक तरीके से प्राप्त करता है तो उसे इस पद पर चुना जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में राष्ट्रपति के पद छोड़ करके सभी पद पर चुना जा सकता है, अब मैक्सिमम सीनेटर तक चुना जा सकता है, जो कि भारत के राज्यसभा के पद, राज्यसभा के बराबर होता है। वहां का यूएसए का क्या होता है, सीनेटर होता है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, केवल आप अनुच्छेद यहाँ पर पढ़ना है, इसके अलावा हमें आप अनुच्छेद 5 से 11 पढ़ना है, उसके बाद किस तरह से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, किस तरह से छीना जा सकता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो लिखिएगा अनुच्छेद 5, तो लिखिएगा अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5। तो इससे पहले अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं, अब यहाँ भाग 2 में हमको 5 से लेकर के 11 तक पढ़ना है। ठीक है, तो अनुच्छेद में ये 1.5 में ये कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी भारत का संविधान जिस समय बना उस समय किस आधार पर, यानी उस समय जो नागरिकता किस आधार पर दे सकते थे। ठीक है, यानी इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में, भारत, संविधान के प्रारंभ में भारत राज्य क्षेत्र में निवास करता हो, यानी 26 जनवरी 1950 की बात कही गई। ठीक है, जो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसके लिए कुछ शर्त रखा गया था, इसके लिए निम्नलिखित शर्त थे, लिखिएगा निम्नलिखित शर्तें थे, निम्नलिखित शर्तें थे। देखिए, तो संविधान के प्रारंभ में किस आधार पर नागरिकता दिया जा सकता था, उसके लिए कई शर्त बनाए गए थे। उसमें पहला शर्त था वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, पहला पे लिखिएगा वह भारत राज्य
क्षेत्र में जन्मा हो, वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। दूसरा लिखिएगा, उसके माता पिता में से कोई भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, उसके माता पिता में से कोई भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, उसके माता पिता में से कोई भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। उसके एक और था, संविधान लागू होने से पहले संविधान लागू होने से पहले साधारण तौर पर 5 वर्ष तक भारत में रहा हो। यानी संविधान लागू होने से पहले जो 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले अगर कोई व्यक्ति भारत में साधारण तौर पर रहा हो, यानी उसकी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी इस तरह से नहीं हो जो कि राष्ट्र के लिए राष्ट्र हित में न हो, तो इस आधार पर अगर कोई व्यक्ति भारत में 5 साल पहले आया हो तो उसको भारत का नागरिकता दिया जा सकता है, यानी भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता यानी 26 जनवरी 1950 के समय ये 3 शर्त में से अगर कोई व्यक्ति एक भी शर्त फुलफिल करता है तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, उनके माता पिता में से कोई भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, ठीक है, या निवास करता हो, संविधान लागू होने से पहले साधारण तौर पर 5 वर्ष तक भारत में रहा हो, यानी संविधान 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले वो साधारण तौर पर भारत में रहा हो, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 लिखकर दर्ज देंगे, पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। ठीक है, यानी पाकिस्तान से जो भी लोग आजादी के बाद भारत में आए, ठीक है, उसको किस आधार पर नागरिकता दिया जा सकता है या उसको किस आधार पर भारत का नागरिक माना जा सकता है। ठीक है, यानी इसमें 2 डेट, आपको एक डेट याद रखना है कि 19 जुलाई 1948 से पहले 19 जुलाई 1948 से पहले अगर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत में आया हो तो उसे भारत का नागरिकता माना जाएगा। ठीक है, और उसी में एक 19 जुलाई 1948 के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो, उसको परमिशन लेकर के, यानी परमिशन लेकर के भारत आया हो तो उसे भारत का नागरिकता समझा जाएगा। ठीक है, तो 19 जुलाई 1948 से पहले अगर विदाउट परमिशन के भी भारत में एंट्री किया हो तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, और 19 जुलाई 1948 के बाद अगर परमिशन के बाद भारत में एंट्री किया हो तो भी उसको भारत का नागरिकता माना जाएगा, लेकिन उसको परमिट लेकर के आना पड़ेगा 6 मंथ पहले, यानी 6 मंथ पहले उसको परमिशन लेके आना पड़ेगा। जो कि साधारण व्यक्ति हो, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी, मान लीजिए अगर कोई पाकिस्तान का आतंकवादी है तो वो तो उसको तो नहीं दिया जा सकता है ना, लेकिन अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, परमिशन लेकर के भारत में एंट्री किया है 19 जुलाई 1948 के बाद 6 मंथ का परमिट लेकर के आया हो तो उसे भारत का नागरिकता दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन देखिएगा 19 जुलाई 1948 डेट क्या है, देखिएगा तो 19 जुलाई 1948 को ही 19 जुलाई 1948 को ही
अनुमति पत्र की प्रणाली को शुरू किया गया था। तो 19 जुलाई 1948 को अनुमति पत्र प्रणाली की शुरुआत किया गया था। इसीलिए 19 जुलाई 1948 से पहले या 19 जुलाई 1948 के बाद परमिशन पत्र लेकर आया हो तो उसे भारत की नागरिकता दिया जा सकता है, या भारत की नागरिकता, उसको भारत का नागरिक माना जा सकता है। ठीक है, तो अब ये अनुच्छेद आपको 5 और 6 समझ में आ गया। 5 में क्या है, जो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 में क्या है, जो संविधान पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 7। तो अब लिखिएगा अनुच्छेद 7 लिख करके रेस दीजिए। देखिए अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है, जो भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, इसमें क्या कहा गया देखिए, यानी भारत से बाहर रह रहा, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। देखिए तो अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि जुलाई 1947 सॉरी मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया हो, अगर वह पुनः भारत लौटना चाहता हो तो उसे 6 मंथ का अनुमति पत्र लेकर भारत आना होगा। ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया लेकिन उसको पुनः भारत वो रिटर्न यानी आना चाहता है, भारत में नागरिकता लेना चाहता है, लेना हो उसे, तो वो अनुमति पत्र लेकर के उस समय अगर 6 माह का अनुमति पत्र लेकर के पुनः पाकिस्तान से अगर भारत आएगा तो उसे नागरिकता दिया जा सकता है अनुमति पत्र लेने के बाद, और 6 महीने भारत में रहेगा। ठीक है, 6 मंथ तक भारत में रुकेगा, वो 6 मंथ तक भारत में उसे रहना पड़ेगा, और उसके बाद वो भारत सरकार के नियमानुसार वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद सिंपल सी बात है, 7 में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया हो और वो पुनः भारत में आना चाहता हो और भारत की नागरिकता लेना चाहता हो, ठीक है, तो उसको अनुमति पत्र लेकर के 6 मंथ का भारत में आना होगा। 6 महीना उसको भारत में रहने के बाद वो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अगर भारतीय कानून व्यवस्था के अनुसार उसको फुलफिल पाया जाता है तभी उसे भारत की नागरिकता दिया जाएगा। ऐसा ये नहीं है जो अगर वो भारत से पाकिस्तान गया है तो उसका तो कुछ न कुछ उसके पास प्रमाण होना चाहिए। विदाउट कोई प्रमाण की वो भारत का नागरिक नहीं बन सकता है, और प्रमाण अगर है तो भारत सरकार से उससे अनुमति पत्र लेना होगा 6 मंथ का, और 6 मंथ भारत में रहने के बाद वो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, कतई ये नहीं होगा सीधे कोई व्यक्ति कह देगा हम भारत से पाकिस्तान गए थे 1947 में, हम भारत में रहना चाहते हैं। अरे भाई गए थे तो उसका प्रमाण दिखाइएगा तब तो। अगर आप प्रमाण नहीं दिखाइएगा तो आपको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और प्रमाण दिखाने के बाद भी आपको 6 मंथ का अनुमति पत्र लेकर आना पड़ेगा। अनुमति पत्र अगर सही पाया गया, भारत सरकार जांच करेगी कि क्या सही में भारत से पाकिस्तान गया था, इसका जो प्रमाण दीजिएगा अगर वो सत्य पाएगा तभी आप भारत का नागरिकता ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। तो अनुच्छेद 7 आप समझ गए। अब लिखिएगा अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया, जो भारत से बाहर रह रहे लोगों की नागरिकता। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए भारत से कोई भारत का नागरिक बाहर रह रहा हो, जिसे एम्बेसडर हो गया, कोई भी भारतीय दूतावास में भारत के लोग वहां काम करते हैं, उनके द्वारा अगर वहां पर किसी बच्चे को जन्म दिया जाता है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। या किसी के नाना नानी माता पिता कोई भी भारत का व्यक्ति हो
तो उसे भारत का, उसके बच्चे को भारत की नागरिकता माना जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 8 में लिखिएगा, भारत से बाहर रह रहे लोगों की नागरिकता, भारत से बाहर रह रहे लोगों की नागरिकता, आप लिखिए इसको, भारत से बाहर रह रहे लोगों की नागरिकता, इसमें लिखिएगा, यदि बच्चे के माता पिता दादा दादी नाना नानी में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी बच्चे का, जैसे सिंपल सी बात, अनुच्छेद 8 को आप सिंपल से समझिए। अनुच्छेद 8 में कहा गया कि भारत से बाहर रह रहे लोगों की नागरिकता, देखिए इसमें यह होता है, अगर भारत से बाहर कोई व्यक्ति रह रहा हो तो उसके बच्चे, ठीक है, तो उसके बच्चे जो होंगे वो भारत का नागरिक होंगे, बल्कि अगर यदि उसके माता पिता दादा दादी नाना नानी में से कोई भारत का नागरिक हो तो उसे, यानी सिंपल से अगर कोई बच्चा भारत में रह रहा है तो वो भी अगर भारत का नागरिक होगा, अगर उसके माता पिता दादा दादी नाना नानी में से कोई भारत का एक नागरिक हो तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। एक और इसमें बात याद रखिएगा आप, जो 1935 भारत शासन अधिनियम, 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत राज्य क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। उस राज्य क्षेत्र में अगर किसी के माँ दादा दादी नाना नानी कोई भी व्यक्ति अगर इसमें से भारत का नागरिक हो तो उसके जो पोते पोती पर होते हैं वो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो भारत राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है उसके अनुसार किसी बच्चे यानी किसी भी व्यक्ति के दादा दादी या नाना नानी भारत का नागरिक हो तो वो इस आधार पर ये डॉक्यूमेंट दिखा करके वो आसानी से भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। उस आधार पर उसे भारत की नागरिकता दिया जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 पढ़ेंगे। ठीक है, 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, 6 में कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, और 7 में कहा गया है जो भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, और 8 में कहा गया है कि भारत से बाहर रह रहे बच्चे यानी लोगों की नागरिकता के बारे में। ठीक है, तो यहां तक हम समझ गए। उसके बाद लिखते हैं अनुच्छेद 8 तक हो गया। अनुच्छेद 9, तो हम यहाँ पे देख लिए अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और अनुच्छेद 9 देखते हैं। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है आखिर? तो अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी किसी भी अन्य देश की नागरिकता अगर प्राप्त करता है तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति उस देश का नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त किया हो। ये मान लेते हैं अगर आप चाहे हम किसी अन्य देश
की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपका स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। यही बात कहा गया है अनुच्छेद 9 में कहा गया है। देखिएगा, तो किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ये बात कहा गया है अनुच्छेद 9 में। यानी अगर कोई व्यक्ति अमेरिका का नागरिक भारत की नागरिकता को छोड़ करके अमेरिका का नागरिकता प्राप्त करता है और ये बात अगर भारत सरकार को या भारत के जो एजेंसियां होती है उसको पता चलता है तो उसकी नागरिकता स्वयं ही रद्द कर दी जाती है। ठीक है, यानी भारत, इससे क्या लगता है, इससे क्या साबित होता है कि भारत में एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं। यानी आप किसी और देश और भारत के देश की नागरिकता नहीं बन सकते, लेकिन कुछ शर्तों में आप बन सकते हैं, वो कि हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन भारत में सिंगल नागरिकता और अमेरिका में दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। ठीक है, तो 9 में कहा गया है अगर आप किसी देश का नागरिकता प्राप्त करते तो भारत की नागरिकता आपको स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। अब लिखिएगा आर्टिकल यानी अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 10 में कहा गया किसी भी नागरिक को अगर भारतीय संविधान भारत देश के प्रति निष्ठा नहीं रखता है तो उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। ठीक है, यानी भारतीय संविधान और भारत देश के प्रति अगर कोई व्यक्ति निष्ठा नहीं रखता है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। लिखिएगा, किसी भी नागरिक का नागरिकता किसी भी नागरिक की नागरिकता किसी भी नागरिक की नागरिकता संसद द्वारा बनाई गई विधि के आधार पर समाप्त किया जा सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति का नागरिकता अगर समाप्त करना हो तो ये काम केवल संसद ही कर सकता है और संसद इस आधार पर कर सकता है कि संसद में जो भी कानून बनाए गए हैं उसके अधीन हुई वो नागरिकता समाप्त कर सकता है। उसके बाहर ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता। ऐसे भी अगर नागरिकता संबंधित कोई कानून अगर बनाने की बात तो संसद बना सकता है, लेकिन उस कानून के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति का नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है कि संसद नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बना सकता है या निरस्त कर सकता है। यही बात अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद नागरिकता संबंधी कोई कानून बना सकता है या बने हुए कानून कोई है उसे समाप्त कर सकता है। ठीक है, यानी नागरिकता अगर देने और छीनने की बात हो तो किसके पास है? तो नागरिकता संसद दे भी सकती है और नागरिकता संसद छीन भी सकती है। ठीक है ना, तो ये लिखिएगा अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। अगर ठीक है, तो नागरिकता संबंधी जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो संसद द्वारा बनाए जाते हैं। खासकर अगर नागरिकता संबंधी जितने भी कानून होते हैं वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है।
ठीक है। तो गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है कौन, नागरिकता संबंधी जितने भी कमेटी होते हैं वो। तो अभी भारत के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अनुच्छेद कितना देख लिए, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो ये अनुच्छेद किसमें है पड़ता है, तो भाग 2 में। भाग 2 में किसकी चर्चा है, नागरिकता की चर्चा है, तो किस तरह से नागरिकता दिया और लिया जा सकता है, ठीक है। जिसमें टोटल कितना अनुच्छेद है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 5 में क्या कहा गया है, जो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 में क्या कहा गया है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। 7 में क्या कहा गया है, तो भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। 8 में क्या कहा गया है, भारत से बाहर रह रहे बच्चों की नागरिकता। 9 में क्या कहा गया, 9 में यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। 10 में क्या कहा गया है, 10 में कहा गया है कि अगर आप संविधान के प्रति या भारतीय देश के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं तो किसी संसद द्वारा जो बनाई गई विधि है, संसद उस आधार पर आपकी नागरिकता को रद्द कर सकता है, यानी नागरिकता को निरस्त करना है। किसमें, तो अनुच्छेद 10 में। 11 में कहा गया है कि संसद नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। तो भाग 2 का। अब यहाँ पर हम भाग 1 का अनुच्छेद रिवीजन करते हैं, 1, 2, 3, 4। ये किसमें है, भाग 1 में इसकी चर्चा है। भाग 1 में किसमें, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 है। इसमें क्या है, तो राज्यों का संघ है, राज्यों और उसके क्षेत्र की चर्चा अगर किसमें है, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में, यानी भाग 1 में किया गया। 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। 2 में क्या कहा गया है कि भारत किसी भी विदेशी राज्य को अपने क्षेत्र में मिला सकता है। 3 में क्या कहा गया है, भारत के राज्य उसके नाम, सीमा क्षेत्र इत्यादि में परिवर्तित कौन कर सकता है, संसद कहा गया है, कर सकता है। अनुच्छेद 4 में क्या कहा, अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन किए गए हैं वो 368 के अधीन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाग 1 की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नागरिक भाग 2 आगे पढ़ेंगे, जिसमें ये पढ़ेंगे कि नागरिकता किस तरह से, क्या क्या शर्त है उसके आधार पर नागरिकता दिया जा सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कितना संशोधन हुआ है। ये टोटल भाग 2 हम कल पढ़ेंगे। तो किस आधार NRI क्या होता है, ये सब कल हमको पढ़ना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।